हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं नितिन एकेडमी। आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से एक जोरदार स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम आपको बैक टू बैक 3 लेक्चर अपने दे चुके हैं और अब बारी आज चौथे की। तो इसी प्रक्रिया में हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने अभी तक आपको काफी चीजें क्लियर करा चुका हूं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, प्रकार क्या होते हैं, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल क्या होता है, गोलीय क्या होता है। ठीक है, इस टाइप की हम पहले काफी चीजें आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसमें अपने अगले स्टेप पर, जिसका नाम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें हम कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां कहां किस पोजीशन पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहां कहां और कैसे बनेगा। ठीक है, आज का पहला पॉइंट है अपना, पहले बनाते हैं एक अवतल दर्पण। क्या बच्चों? अवतल दर्पण। इसकी पॉलिश बाहर की साइड होती है और परावर्तक तल बच्चों कहां होता है? इसके भीतरी तरफ। ये अपना बच्चों क्या हो गया? अपना एक मुख्य अक्ष। यहां बनेगा पॉइंट P। यहां एज्यूम कर लेते हैं C और F बनता है, हमेशा ध्यान रखें C और P के बीच में। F का बनता है बच्चों, हमेशा ध्यान रहे C और P के बीच में। ओके, तो पहला पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग जब वस्तु कहां रखी हो बच्चों? अनंत पर। कहां रखी हो बच्चों? अनंत पर। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये हमें समझना है। तो जब भी ध्यान रखें, जब भी बात हो अनंत की, किसकी बच्चों? अनंत। किसकी? अनंत की। तब हमेशा रेखाएं समांतर यानी एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है आगे के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो या फिर जब हमारा प्रकाश अनंत से आ रहा हो, तो बच्चों रेखाएं कैसे जाएंगी? हमेशा समांतर। ओके, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये है बच्चों अपना मुख्य अक्ष। इसके समांतर मैंने एक रेखा डाली अपने अवतल दर्पण पर। एक समांतर रेखा ये आ गई और दूसरी समांतर रेखा ये आ गई। अवतल दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार जो पहला नियम क्या था बच्चों? अगर रेखा मुख्य अक्ष के समांतर, अगर रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहां आती है बच्चों? इसके फोकस से होके वापस लौट जाती है। सेम ऊपर वाले में सीन हो जाएगा। तो अगर रेखा कहां से आई बच्चों? अनंत से, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो बच्चा अपना पॉइंट हो गया फिगर। अब समझते हैं इस समय क्या क्या मिला। पहला पॉइंट है अपना प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब हमेशा वहां बनेगा जहां किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में मिलेंगी। प्रतिबिंब बच्चों कहां मिलेगा? जहां किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो किरणें यहां से गई, परावर्तन हुआ। अब थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किरणें कहां मिल रही हैं बच्चों? F पर। कहां मिल रही हैं? F पर। F क्या होता है बच्चों? अपना मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। तो बच्चों प्रतिबिंब कहां है अपना? प्रतिबिंब में अपना फोकस F पर। बच्चों प्रतिबिंब कहां है अपना? प्रतिबिंब में अपना फोकस F पर। अच्छा, अब बात करते हैं इसका आकार, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो देखिए वस्तु काफी बड़ी है और प्रतिबिंब जो है वो कैसा है? बहुत छोटा सा। कैसा है? बहुत छोटा। मैं लिखूंगा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, वस्तु से बहुत छोटा। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति। क्या बच्चों? इसकी प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर समझते हैं। तो बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। एक होती है अपनी आभासी और एक होती है वास्तविक। एक रियल और एक वर्चुअल। रियल इमेज बच्चों कब बनती है? जब रेखाएं परावर्तन के पश्चात सच में मिले तो रियल इमेज बनेगी। अगर रेखाएं परावर्तन के पश्चात सच में ना मिले तो वो बनेगी अपनी वर्चुअल इमेज। तो यहां पर किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिल रही हैं तो बच्चों अपनी इमेज कैसी बनेगी? रियल। रियल यानी वास्तविक। तो उसका यहां पे आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2।
जिसके अकॉर्डिंग अब हमारी हम वस्तु रखेंगे मुख्य अक्ष पर। कहां बच्चों? मुख्य अक्ष। कहां बच्चों? मुख्य अक्ष पे अब हम अपनी वस्तु रखेंगे। तो वस्तु अगर मैंने मुख्य अक्ष पे रखी तो पहले तो हम अपना एक जनरली एक अवतल दर्पण बनाएंगे, जो मैंने यहां बना चुका हूं। ये अपना छोटा सा एक अवतल दर्पण है बच्चों। यहां मैंने डाला एक अपना मुख्य अक्ष, बीच में पॉइंट C मानते हैं, यहां पॉइंट P मानते हैं, और बीच में अपना जाएगा पॉइंट F। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अपने वस्तु बच्चों कहां है? मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष ये रेखा होती है, तो मैंने वस्तु रखी अपनी मुख्य अक्ष के ऊपर यहां पे, जिसका मैंने नाम दिया A और B। A इसका फुट और B इसका हेड। तो पहली रेखा जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहली रेखा गई बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें हमेशा F से होके आती हैं, तो ये किरणें F से होके लौट आएंगी। ठीक है, बात करें दूसरी बात, तो जो दूसरी किरण जाएगी यहां से थोड़ा सा टेढ़े होकर जाएगी। तो देखिए इसका जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो है C। क्या है? C। तो दूसरी रेखा जो होगी वो C से होके गुजर जाएगी। थोड़ा सा फिर थोड़ा बड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर रेखा C यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो बच्चों याद करो नियम नंबर 3, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई रेखा वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी नियम में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो प्रतिबिंब है, हमारे जो रेखाएं हैं वो कहां मिली है। देखिए एक रेखा यहां से आई, यहां से होकर निकल गई, दूसरी रेखा यहां से गई और वापस उसी मार्ग में निकल गई। अच्छा, हमारी जो वस्तु कहां मिली है बच्चों? हमारा रेखा मिली है यहां पर, यहां आके आपका वस्तु मिली है। सॉरी, जो आपका जो रेखा है वो यहां पे आके बच्चों मिली है। कहां पे? यहां पे आके आपकी रेखा मिल चुकी है। ठीक है, यहां पे आके इसका A पॉइंट नीचे होगा और B पॉइंट नीचे होगा, इसे मान लूंगा डैश। डैश यानी इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बच्चों कहां मिला है? प्रतिबिंब मिला है C और F के बीच में। क्या मिला बच्चों? C व F के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? आकार देखिए, वस्तु का साइज इतना है और प्रतिबिंब का साइज बच्चों कितना है? छोटा सा। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार वस्तु से कैसा रहेगा बच्चों? छोटा। क्या रहेगा? छोटा। यानी वस्तु से छोटा। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति। क्या बच्चों? प्रकृति। तो देखिए किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिल रही हैं, तो यानी कि अपना प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अब हम अपने दर्पण में वस्तु को थोड़ा सा और आगे खिसकाएंगे। अब ये यहां से अगला बिंदु इसका है बच्चों C। क्या है? C। अब जो हमारी वस्तु है वो C पर आ जाएगी और हमारी वस्तु रखी जाएगी कहां बच्चों? वक्रता केंद्र ब्रैकेट में C पर। क्या बच्चों? C पर। देखिए सबसे पहले हम अपना एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमने अपना फिगर ड्रॉ कर लिया। ये अपना अवतल दर्पण है और ये हो गया अपना इसकी मुख्य अक्ष। क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष। हमेशा की तरह ये पॉइंट अपना P हो गया, यहाँ पॉइंट C हो गया, यहाँ पॉइंट बच्चों थोड़ा पीछे लेते हैं इसको। ठीक है, जनरली फिर थोड़ा यहाँ पे डीप ब्लू होने वाला है। ये पॉइंट C, यहाँ पे अपना F और यहाँ बनाते हैं अपना P। ठीक है, बात करते हैं अब बच्चों अपनी जो वस्तु रखी है वो रखी हुई है कहां पे? C पर, यानी वक्रता केंद्र पर। यहां मैंने अपनी एक वस्तु को खड़ा किया, इसका नाम है A और इसका नाम है B। ठीक है, पहली रेखा बच्चों कैसे जाती है? हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर पहली रेखा हमारी चली गई। ठीक है, अच्छा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण कहां से होकर आती है बच्चों?
याद रखें हमेशा उसके मुख्य फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैंने ऊपर आपको बता दिया था, क्या बताया था कि एक किरण सीधी जाएगी और किरण बच्चों कैसे जाएगी, टेढ़ी होके। ठीक है, एफ से होके आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है, चलिए। अब ठीक, फिगर ठीक से थोड़ा नहीं बन पा रहा है। इसका पॉइंट एफ यहाँ पे होगा और यहाँ से होकर अब ठीक है, ओके। तो बच्चों अब जो दूसरी रेखा जाएगी वो टेढ़ी जाएगी। अब देखिए इसके लिए जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है एफ। क्या है, एफ। तो अगली रेखा कहां से होकर जाएगी बच्चों, एफ से होके। अगली रेखा अपनी एफ से होके चली गई। ठीक है, अच्छा। एफ से जाने वाली रेखा याद रहे कहां से आती है, प्रतिबिंब में मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ जाएगी। तो ये किरण यहां से वापस निकल आएगी। ठीक है बच्चों, ये किरण क्या होगी, यहां से वापस आ जाएगी। ठीक है, निकल आई बस किरण अपनी वापस यहां से। अच्छा, तो बात करते हैं रेखा बच्चों कहां मिली है। अब रेखा मिली है यहां पर, पॉइंट को थोड़ा यहां से मैच करते हैं। तो ये मिला अपना सी पर। कहां बच्चों, सी पर। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अच्छा, अब बात करते हैं। तो अपनी पहली रेखा समांतर गई, वो एफ से होके आ गई। दूसरी रेखा एफ से होके गई तो वो उसके समांतर लौट आई। अच्छा, तो बच्चों अब बात करते हैं हमारी जो रेखाएं हैं वो कहां मिली हैं, सी पर। कहां बच्चों, सी पर। तो अपना जो प्रतिबिंब बच्चों कहां होगा, वक्रता केंद्र पर। ठीक है बच्चों, यानी कि मैं कहूंगा अगर हमारी वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी हमेशा वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। अब बात करते हैं इसका आकार। आकार देखिए बच्चों, जितना आकार वस्तु का है उतना ही आकार प्रतिबिंब का भी है। यानी कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वस्तु के आकार का, वस्तु के समान आकार। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकृति। तो देखिए बच्चों किरणें सच में मिल रही हैं, यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना अगला फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। पहले उसके लिए हम एक प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले हमने बनाएंगे क्या, अपना एक दर्पण। क्या बनाएंगे बच्चों, दर्पण। तो पहले मैंने यहाँ पे दर्पण बना लिया। इसका नाम बच्चों क्या है, अवतल दर्पण। ठीक है, जिसमें क्या बनाएंगे बच्चों, बीच में एक मुख्य अक्ष, यहाँ पे अपना सी बनेगा, यहाँ अपना एफ, यहाँ क्या बनेगा बच्चों अपना पी। एफ को थोड़ा सा बीच में करते हैं, याद रहे एफ हमेशा बच्चों का बनेगा सी और पी के बीच में। ठीक है, अच्छा। अब हमारा जो वस्तु है वो बच्चों रखी जाएगी अपना कहां पे, सी पर हो चुका। अब जो हमारी वस्तु आएगी बच्चों सी और एफ के बीच में, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे सी व एफ के बीच में। तो अब मेरा पॉइंट ये है, क्या हो अगर वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा जाए। देखते हैं, चलिए आइए। तो बेसिकली मैंने अपनी वस्तु को रखा सी और एफ के बीच में। इसका मैंने नाम किया ए और बी। ए इसका फुट और बी इसका हेड। पहली रेखा बच्चों कहां से जाएगी, याद रहे मुख्य अक्ष के समांतर। और जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा आती है एफ से होते हुए। दूसरी रेखा अगले पॉइंट पे जाती है। इसका अगला पॉइंट बच्चों कौन सा है, एफ। दूसरी रेखा मेरी एफ से होके निकल जाएगी। ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं आपके प्रतिबिंब को थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर मेरी रेखा एफ से होके जाती है तो याद रहे जब भी रेखा एफ से होके जाएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मैंने आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं बच्चों, अगर रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो एफ से होके जाएगी, और अगर वो एफ से होके जाएगी तो वो समांतर ही लौट के आएगी। तो ये रेखा बच्चों आपके यहां से समांतर निकल जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। अच्छा,
अब बात करते हैं हमारी रेखा कहाँ मिली है। तो बच्चों हमारी रेखा मिली है प्रतिबिंब के बाद इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर सबसे पहले हम मुख्य अक्ष पर मैच करेंगे, ये वाला पॉइंट ए डैश और ये वाला पॉइंट बी डैश। अच्छा, अब बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो बच्चों देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनी है, प्रतिबिंब की स्थिति बच्चों बनी है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है मुख्य अक्ष यानी सी से पहले। कहाँ बच्चों, मुख्य अक्ष यानी सी से पहले। ठीक है, तो हमारी वस्तु बच्चों कहाँ बनी है, हमारा बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी से पहले। सी से पहले या फिर बात करें मुख्य अक्ष पर, कहाँ बच्चों, मुख्य अक्ष पर या सी के पीछे। सी यानी बच्चों अपना वक्रता केंद्र के पीछे। अच्छा, अब बात करते हैं आगे अपना वस्तु का आकार। देखिए वस्तु का आकार यहाँ पे छोटा था, अब यहाँ हमारा प्रतिबिंब का आकार बच्चों कैसा है, बड़ा। तो यानी कि आपका प्रतिबिंब का आकार बच्चों कैसा रहेगा, वस्तु से बड़ा। बात करें प्रकृति, वही बच्चों रेखाएं सच में मिली हैं तो इसलिए इसका प्रतिबिंब बच्चों रहेगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक बच्चों क्या, प्रतिबिंब। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे, नंबर 5। अपना नंबर 5 पॉइंट है। अच्छा, अब रेखा सी और एफ के बीच में आ चुकी है हमारा वस्तु। अब हमारी वस्तु जाएगी थोड़ा सा और आगे। तो बच्चों अपना अगला पॉइंट है अपना एफ। क्या पॉइंट है, एफ। तो अब हम अपनी वस्तु को रखेंगे बच्चों कहां पे, फोकस, मुख्य फोकस। कहां बच्चों, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ पर। चलिए अब हम अपने वस्तु को रखते हैं कैपिटल एफ पर। तो पहले मैं एक हमेशा की तरह क्या बनाऊंगा बच्चों, अपना दर्पण। उसके बाद मैं बनाऊंगा इसमें, इसको पॉलिश करूंगा बाहर से। अब मैं यहां खींचूंगा इसका क्या, मुख्य अक्ष। मैंने इसका यहां पे मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसमें क्या होगा, बीच में अपना यहां अपना रहेगा पॉइंट सी, यहां रहेगा पॉइंट एफ और यहां रहेगा अपना पॉइंट पी। एफ को थोड़ा सा बीच में करेंगे क्योंकि एफ हमेशा कहां रहता है बच्चों, सी और पी के बीच में। ओके, अब मैं अपनी वस्तु को लेकर कहां रखूंगा बच्चों, अब मैं अपनी वस्तु को रखूंगा एफ पर। कहां रखूंगा बच्चों, एफ पर। मैंने अपनी वस्तु उठा के यहाँ पे एफ पे रख दिया। ये मैंने वस्तु उठा के एफ पे रख दी। इसका नाम हो गया ए, उसका नाम हो गया बी। पहली रेखा बच्चों कैसे जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा मुख्य फोकस एफ से होके गुजर जाती है। और दूसरी रेखा बच्चों जाती है उसके अगले पॉइंट पे। तो देखिए यहां से आपको इसका अगला बिंदु कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है बच्चों इसका अगला बिंदु, बिंदु पी। बिंदु पी, तो उसकी जो अगली टेढ़ी रेखा जाएगी वो कहां से जाएगी, बिंदु पी की तरफ। तो हमारी जो अगली रेखा होगी बिंदु पी से होके चली जाएगी। हमारा अगला जो रेखा होगी वो बिंदु पी पर क्या होगी, आप क्या होगी बच्चों, आपतित। क्लियर, मैंने आपतित तो कर दी। बात करें नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 बच्चों अपना क्या था कि अगर कोई रेखा बिंदु P पर आपतित होती है, इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो समान कोण बनाते हुए, क्या बच्चों, समान कोण, इसका समान कोण एंगल I है तो सेम कोण बनाएगी एंगल R के साथ बनाते हुए प्रतिबिंब में मुख्य अक्ष की दूसरी तरफ वो रेखा निकल जाएगी। क्या बच्चों, वो रेखा मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष की दूसरी ओर निकल जाएगी। ये रेखा निकल गई, ठीक है, समान कोण बनाते हुए निकल गई। जिस कोण से आई थी उसी कोण से ये निकल जाएगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। अब हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा, जहां अपनी रेखा मैच होगी। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए, रेखाएं परावर्तन के पश्चात तो कहीं पे आपने जाके मिली ही नहीं है। मिल रही है क्या बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जो अपनी रेखाएं हैं ये रेखा होगी बच्चों अपनी समांतर। कैसी रेखाएं बच्चों, समांतर। और आई थिंक आपने मैथ में पढ़ चुके होंगे कि समांतर रेखाएं कभी भी मिलती नहीं है। याद रहे, समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो हो सकता है मे बी अनंत पर मिल जाए जाके। ठीक है, तो हमारे जो रेखाएं हैं यहां मिलने से तो रही, हम क्या मानेंगे कि अपनी रेखाएं अनंत पर मिलेंगी। तो यानी कि जहां रेखाएं मिलेंगी वहीं क्या बनेगा बच्चों, अपना प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो बच्चों कहां होगी, अनंत पे।
कहां होगी बच्चों? अनंत पर। वस्तु का आकार, वस्तु से, अब बात करते हैं इसके प्रतिबिंब का आकार। तो बच्चों प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। याद रहे जब भी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब बच्चों बनता है वस्तु से बहुत बड़ा। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी प्रकृति, नेचर। रेखाएं मिलेंगी तो सीधी बात है कैसा होगा अपना वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि इसकी रियल इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पॉइंट नंबर 6, और इस पॉइंट का वो लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो अब मैं वस्तु को रखूंगा F से थोड़ा सा आगे, F और P के बीच में। F व P के बीच में। ठीक है, तो देखिए अब मैंने अपनी वस्तु का पहले बनाऊंगा एक क्या, एक दर्पण। दर्पण ये हो गया मेरा पॉलिश हो गई, और ये हो गया बच्चों क्या अपना, ये हो गया अपना मुख्य अक्ष। क्या हो गया बच्चों? मुख्य अक्ष। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा इसको मैं सही करना चाहता हूं पहले। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस दर्पण को इतना छोटा क्यों बना रहा हूं और इतना बीच में क्यों बना रहा हूं। तो उसका रीजन आपको जस्ट अभी कुछ सेकंड में समझ में आ जाएगा, इसका जो रीजन है मेन। अच्छा, ठीक है, यहां अपना C मानते हैं, यहां अपना F मानते हैं, और यहां मानते हैं अपना बिंदु P मानेंगे। अब बच्चों हम अपना जो वस्तु है वो बच्चों कहां रखेंगे? F और P के बीच में। F ये रहा, P ये रहा। तो हमने यहाँ पे अपनी ऑब्जेक्ट को, अपनी वस्तु को पुट कर दिया, यानी कि रख दिया, A बिंदु और B बिंदु। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो पहली रेखा बच्चों कैसे जाती है? समांतर। तो पहली रेखा बच्चों गई इसके समांतर। समांतर जाने वाली रेखा हमेशा फोकस से होके आती है। फोकस बच्चों ये रहा, तो ये रेखा फोकस से होके गुजर जाएगी। दूसरी रेखा टेढ़ी जाती है अपने अगले बिंदु पर। इसका अगला बिंदु बच्चों कौन सा है? बिंदु P। तो याद रहे बिंदु P पर जब भी कोई रेखा आती है, बिंदु P पर जब भी बच्चों कोई रेखा आती है तो वो वही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष की दूसरी तरफ लौट जाती है। तो ये रेखा इसके सेम कोण बनाते हुए निकल जाएगी। ठीक है, यहां पे अपना मानते हैं कोण I, और यहां मानते हैं एंगल R, एंगल I एंगल R। ठीक है, ध्यान से देखिए ये रेखा क्या हो, ये रेखा आगे जाके चौड़ी होती जाएंगी, फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी, फैलती जाएंगी, फैलती रह जाएंगी। यानी कि ये रेखाएं बच्चों कभी भी आगे जाके नहीं मिलने वाली, इम्पॉसिबल। लेकिन ये रेखाएं बच्चों समांतर भी नहीं है। ठीक है, ये रेखा माना कि आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन ये रेखा बच्चों क्या हो रही है, आगे जाके ब्रॉड और चौड़ रही है, और चौड़ेंगी और चौड़ेंगी। तो रेखा तो कहीं मिलने वाली, इसलिए मिलने से रहे। लेकिन अगर रेखाएं आगे जाके फैले तो उसका मतलब क्या होता है कि वो रेखाएं हो सकता है कभी ना कहीं एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। मानते हैं दो समांतर रेखाएं हैं, दोनों रेखा मैंने आपस में इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, ये रेखा मिली नहीं मिली। लेकिन सपोज करते हैं दो ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं है। अच्छा, ये आगे जाके बच्चों क्या लग रहा है, कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन इन रेखाओं को अगर मैं थोड़ा सा पीछे खींचूं तो ये रेखाएं स्टार्टिंग में किसी एक पॉइंट पर जरूर मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, उस हिसाब से ये रेखा तो आगे मिलने से रही, तो मैं क्या करूंगा, मेन रेखाओं को पीछे खींचूंगा इसके बैक साइड। तो इन रेखाओं को मैं पीछे ड्रॉ करूंगा, क्या बनाने के लिए, अपना प्रतिबिंब। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था जहां पर रेखाएं परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां बनता है बच्चों अपना क्या, प्रतिबिंब। तो देखिए यहां रेखा मिल तो रही नहीं है, लेकिन हाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी।
अच्छा, तो बच्चों यहां बनेगा अपना क्या, प्रतिबिंब, ए डैश और बी डैश। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझा देता हूं। पहले रेखा गई, समांतर गई, वो एफ से होके आ गई, दूसरा बिंदु, दूसरी रेखा पी पर गई, समान कोण बनाते हुए नीचे निकल गई। ये रेखा आपस में मिलने से रही क्योंकि आगे जाके फैलती जाएंगी, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है कि ये रेखा पीछे किसी पॉइंट पे जाके मिली हो। अच्छा, अब बात करते हैं मेन अपना, ठीक है। इसका मेन पॉइंट है, थोड़ा फटाफट देखते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है बच्चों कहां बना है, देखिए ये अपना दर्पण है, दर्पण के पीछे कहां बना है बच्चों, दर्पण के पीछे। तो अपना प्रतिबिंब बच्चों कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। वस्तु का आकार, वस्तु ये रही, प्रतिबिंब ये रहा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बच्चों कैसा रहेगा, बड़ा। तो मैं लिखूंगा वस्तु से बड़ा, ठीक है। अच्छा, प्रकृति, तो देखिए क्या रेखाएं सच में मिल रही हैं, फिर देखिए क्या रेखाएं सच में मिल रही हैं, नहीं ना। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अपना प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा, आभासी। कैसा रहेगा बच्चों, आभासी, यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है। इसमें बच्चों एक छोटी सी चीज मिसिंग हो गई है, थोड़ा इसको ठीक करना चाहूंगा कि अपनी जो प्रकृति होगी, वास्तविक प्रतिबिंब, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनेगा, साथ में उल्टा। और यहां बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनेगा अपना, सीधा। ध्यान रखिए, जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बने, कहां बने, मुख्य अक्ष के नीचे, प्रतिबिंब हमेशा बच्चों कैसा रहेगा, उल्टा। कैसा, उल्टा। और जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रहे, प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा, हमेशा सीधा, वह सीधा। इसलिए पहले वाले पॉइंट में इसको थोड़ा सा एड ऑन कर लेना आप लोग, ठीक है। बस वास्तविक, अगर प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब, तो हमेशा कैसे रहेगी प्रतिबिंब, उल्टा। इसमें भी वास्तविक उल्टा, लेकिन यहाँ कैसा रहेगा, आभासी और सीधा, ठीक है। ये पॉइंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़े थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें आपके कुल 6 पॉइंट थे। आई होप आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर समझ में ना आए हो तो आप हमारी वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके वापस से स्टार्टिंग से देख लें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने बच्चों क्या पढ़ा था, अवतल। क्या पढ़ा था, अवतल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हाँ बच्चों, सही सुना आपने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें अपने कुल मिला के सिर्फ दो, कितनी बच्चों, सिर्फ दो कंडीशन होती हैं। अवतल में याद रहे 6, कितनी होती है, 6। कितनी होती है बच्चों, 6। और उत्तल में होती है कितनी बच्चों, अपने सिर्फ 2। तो पहली स्थिति आएगी जिसमें पहले ये दर्पण ड्रॉ कर लेते हैं, उत्तल दर्पण। मैंने अपना ड्रॉ कर लिया दर्पण। ध्यान रहे उत्तल दर्पण में बच्चों पॉलिश कहां होती है, इसके भीतरी सतह पर। ये अपना मैंने मान लिया अपना मुख्य अक्ष। अच्छा, याद रहे इसका जो गोलीय भाग है वो इस साइड है, तो इसका जो फोकस और पी और सी बनेगा वो बच्चों कहां बनेगा, इसी साइड। ये अपना यहाँ पे पी हो गया, परावर्तित तल पे हमेशा याद रखे होता है। यहाँ पे अपना सी और यहाँ बनेगा अपना एफ। फिर से कह रहा हूं, याद रखिए उत्तल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र बच्चों कहां बनता है, इसके राइट साइड। कहां बनता है, राइट साइड में। और अवतल में बनता है इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। पहले कंडीशन में मैं अपनी वस्तु को रखूंगा अनंत पे, रखूंगा बच्चों अनंत पर। याद रहे अनंत से आने वाली रेखा बच्चों कैसी रहती है, हमेशा समांतर। कैसी रहती है बच्चों, समांतर। तो मैं दो रेखाओं, समांतर रेखाओं को इस पर क्या करूंगा बच्चों, आपतित। क्या करने वाले हैं हम, आपतित। दूसरी बात अब सुनिए ध्यान से, ये हमारा जो मिरर है, कौन सा मिरर है, उत्तल दर्पण। ये दर्पण किरणों को इकट्ठा नहीं करता बल्कि फैलाता है। अवतल दर्पण बेसिकली किरणों को इकट्ठा करता है, लेकिन अवतल दर्पण किरणों को फैलाता है। दूसरी बात याद रहे, अवतल दर्पण में किरणें परावर्तन के पश्चात सच में मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमारा ये क्या करेगा, इस किरणों को फैला देगा। अब पढ़ते हैं नियम नंबर 1। क्या पढ़ा था हमने,
यदि किरणें इसके समांतर कैसे जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से होकर जाएंगे या फिर फोकस से हुई आती हुई प्रतीत होंगी, तो ये किरणें तो सीधी सीधी निकल जाएंगी परावर्तन के पश्चात, क्योंकि डिनोमिनेटर कौन सा है, ये किरणों को फैलाता है, तो इसलिए वो इकट्ठा नहीं करेगा बल्कि फैला देगा। ये किरण यहां से गई, यहां से फैल गई, और दोनों किरण आपस में फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। अच्छा, क्या लाइनें सच में कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो हम फिर से ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है कि रेखाएं यहां इस बिंदु से होके आ रही हो। तो बच्चों किरणें सच में नहीं मिली लेकिन मिलती हुई प्रतीत हुई, कहां बच्चों, एफ पर। तो याद रहे, जहां किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां क्या बच्चा तो बनता है अपना, वहां बच्चों बनता है अपना प्रतिबिंब। तो अपना बच्चा प्रतिबिंब कहां बनेगा, एफ पर। एफ यानी मुख्य फोकस पर। आकार बच्चों, वस्तु काफी बड़ी है और प्रतिबिंब का आकार बच्चों कैसा है, बहुत छोटा। मैं लिखूंगा इसका आकार बच्चों रहेगा वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, वस्तु से कैसा रहेगा बच्चों, बहुत छोटा रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं आगे प्रकृति। तो देखिए, किरणें सच में नहीं मिली तो इसलिए प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा, याद रहे आभासी प्रतिबिंब। आभासी व बच्चों किरणें सीधे गई और सीधे फैल गई, किरणों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस तो किया नहीं, तो जहां किरणें क्रॉस ना करें वहां प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, हमेशा सीधा। कैसे बनेगा बच्चों, सीधा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब। ओके बच्चों, बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो इसका लास्ट पॉइंट है हमारा। अगले पॉइंट पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चों बनेगा इसके मुख्य अक्ष पर। कहां बच्चों, मुख्य अक्ष पर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका एक सेम एक मिरर ड्रॉ करेंगे। ये हमने बच्चों कर लिया इसका एक मिरर ड्रॉ। तो ये हो गया बच्चों अपना इसका मुख्य अक्ष। यहां बिंदु P होगा, यहां बिंदु F होगा, और यहां मैंने अज्यूम कर लिया इसका पॉइंट C। ठीक है। अच्छा, पहली रेखा। अच्छा, बच्चों अपना वस्तु कहां है, अपनी बच्चों वस्तु है मुख्य अक्ष पर, तो मैंने यहां खड़ी कर ली अपनी ये वस्तु, इसका नाम है AB। पहली रेखा कहां से होकर जाएगी बच्चों, सीधी। तो जो रेखा समांतर जाती है वो या तो F से होकर निकल जाती है या तो F से आती हुई प्रतीत होती है। दर्पण बच्चों कौन सा है, दर्पण है उत्तर। इसमें पॉलिश तो इसके अंदर जा नहीं पाएगी, पॉलिश की वजह से किरण तो अंदर आ नहीं पाएगी। क्यों, ये एक दर्पण है, और दर्पण बच्चों क्या करता है, किरणों को परावर्तित, तो ये क्या करेगा, किरणों को यहीं से परावर्तित कर देगा, कर दिया परावर्तित। ठीक है, मुझे क्या लगेगा कि ये रेखा F से होके आ रही होगी। याद रहे, जब भी रेखा मुख्य अक्ष से समांतर जाती है तो वो F से होके जाती है या फिर F से आती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी रेखा। तो बच्चों दूसरी रेखा बच्चों कैसे आती है, टेढ़ी। तो याद रहे, जो रेखा C को या फिर C की तरफ आती हुई प्रतीत होगी वो बच्चों कैसा होगा, वो वहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक, ओके। तो देखिए, जो रेखा C की तरफ आई वो C से वहीं की वहीं वापस लौट गई। किरण इसके अंदर तो आएगी नहीं क्योंकि ये अपना परावर्तित तल यहीं पे है, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है मे बी ये C से होके आ रही हो। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं रेखा कहां मिली है। तो बच्चों देखिए, रेखा मिल रही है यहां पर। जहां रेखा मिले उसको मुख्य अक्ष से मिला दीजिए। अपना बच्चों प्रतिबिंब क्या हो गया, A' B'। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी है बच्चों, P और F के बीच में। मैं लिखूंगा P व F के बीच में। वस्तु का आकार बच्चों, वस्तु का आकार आप देख सकते हैं, हमारे जो प्रतिबिंब है उसका आकार, वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। तो मैं लिखूंगा क्या बच्चों, वस्तु से छोटा। अच्छा, प्रकृति बच्चों। तो देखिए, किरणें सच में नहीं मिली हैं, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि हो सकता है किरणें यहां से होकर आ रही हो। तो याद रखें, जब भी प्रतिबिंब, क्या बच्चों, जब भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कहां बनेगा बच्चों, दर्पण के पीछे बनेगा, तो हम हमेशा मान लेंगे कि हमारा प्रतिबिंब बच्चों कैसा रहेगा,
आभासी व सीधा। कैसा बच्चों? आभासी व सीधा प्रतिबिंब। क्या बच्चों? आभासी व सीधा प्रतिबिंब। तो बच्चों जैसे मैंने आपसे कहा था, इसमें 2 पॉइंट है उत्तल दर्पण में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ओके। तो अब बढ़ते हैं इसमें अगले पॉइंट पे। अब हम इस चैप्टर से जुड़ी हुई ज्यादातर डिटेल हो चुकी है। अब मैंने इसमें 2 पॉइंट रह गए हैं। पहला अपना इसमें यूज होने वाले सूत्र, और अपना एक छोटा सा पॉइंट है जिसका नाम है आवर्तन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब हम बच्चों करेंगे फॉर्मूला, पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जिसे हम बोलते हैं इसका बच्चों क्या? दर्पण सूत्र। क्या बच्चों? दर्पण सूत्र। बच्चों अपना दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है बच्चों? ये अपना है दर्पण सूत्र जो इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। यहां पर f का मतलब आपका फोकस दूरी। क्या है बच्चों? फोकस दूरी। v का मतलब यहां पर होगा बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होगा बच्चों वस्तु की दूरी। ठीक है, f का मतलब क्या है बच्चों? अपना फोकस दूरी। v का मतलब है बच्चों अपना प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब क्या है बच्चों? अपना वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला अपना यहां पे यूज होने वाला है। एक फॉर्मूला इसमें और है जिसमें मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। क्या था? r बराबर f/2, सॉरी f बराबर r/2। ये बच्चों क्या है? ये अपना फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, f बराबर r/2। ठीक है, इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है जिसे हम बोलते हैं आवर्धन। क्या कहेंगे बच्चों? आवर्धन। थोड़ा वो भी देख लेते हैं। आवर्धन। क्या बच्चों? आवर्धन। सुनिए ध्यान से। आवर्धन के केस में क्या होगा? आवर्धन की हम बात करते हैं उसकी परिभाषा की। तो हम इसमें लिखेंगे वस्तु के प्रतिबिंब के आकार व वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, सुनिए ध्यान से। मैंने क्या बताया आपसे? मैंने बताया कि वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा, क्या होगा बच्चों? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार, इन दोनों का अनुपात। क्या बच्चों? अनुपात। किसका अनुपात? प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का अनुपात। इनका प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को, क्या बच्चों? अनुपात को क्या कहेंगे हम? आवर्धन। इसे बच्चों किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m। किससे बच्चों? स्मॉल m से। इसका फॉर्मूला जनरली होगा अपना, क्या होगा बच्चों? m बराबर I/O। क्या होगा बच्चों? m बराबर I/O, जहां पर I है जो अपना, वो है प्रतिबिंब का आकार, और जो अपना O है बच्चों वो है वस्तु का आकार। ठीक है, ये बच्चों अपना प्रतिबिंब का आकार है और ये अपना वस्तु का आकार। क्या बच्चों? O और I होगा बच्चों अपना प्रतिबिंब का आकार और O है वस्तु का आकार। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों? M। क्या कहलाएगा? M यानी कि हमारे प्रतिबिंब का आवर्धन। इसका मेन जो ये होता है बच्चों, क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वस्तु का कितना गुना बनेगा, कितना गुना, 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, 1 गुना, आधा गुना, ये हमें यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, इसमें इसका एक जनरल फॉर्म और होता है, फॉर्मूला
जो होता है m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू। इसको हमने बेसिकली याद रखना है। क्या बच्चों, m बराबर आई अपॉन ओ बराबर माइनस बी अपॉन यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को भी क्या कहते हैं बच्चों, आवर्धन। इस चीज का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। एक और बात, यहाँ पर आकार से मीन से वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई, क्या बच्चों, लंबाई, जो हमारा वस्तु है, जो हमारा प्रतिबिंब है, उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो उससे आकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीज आती है बच्चों, क्लियर है आपकी। ठीक है, इसमें अब इसे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। अब आप इसका अब देखिए, मैं हमारा आज का जो लेक्चर है वो लगभग खत्म होने की कंडीशन में आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम अपने अगले लेक्चर में करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। क्या बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और याद रहे, एग्जाम में हर साल 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम से, फिजिक्स में से, और उसमें से प्रकाश से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में बच्चों हर साल आता ही आता है। इसलिए बच्चों एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो थ्योरी हम कवर इसके कर चुके हैं। अब हम इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके न्यूमेरिकल के साथ। उससे पहले उसके लिए जो छोटा सा बेसिक है थोड़ा वो समझ लेते हैं। क्या, ये मान लेते हैं अपना प्रतिबिंब। क्या मान लेते हैं, प्रतिबिंब, चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो। ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अपना मुख्य अक्ष क्या होगा, मुख्य अक्ष। सुनिए ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं u, v और f की। किसी बच्चों u, v और f। तो देखिए u बच्चों जो रहेगा, क्या बच्चों अपना u हमेशा कैसे रहेगा बच्चों, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। सुनिए ध्यान से, जो भी दूरियां इस प्रतिबिंब के कहां बच्चों, राइट में, कहां बच्चों, राइट, सीधे हाथ पे बनेंगी, यानी दर्पण के पीछे बनेंगी, उसको हमेशा बच्चों हम लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या बच्चों, पॉजिटिव। और जो दूरियां हमेशा प्रतिबिंब के सामने बनेंगी, हमारे लेफ्ट साइड में बनेंगी, उनको हम हमेशा लेंगे नेगेटिव। क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जो दूरियां हम प्रतिबिंब के राइट साइड यानी दर्पण के पीछे लेंगे, उन्हें हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव। और जो चीजें यहां से लेफ्ट में बनेंगी यानी दर्पण के सामने, उन्हें बच्चों कैसे लेंगे हमेशा नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। तो देखिए वस्तु की दूरी है हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि वस्तु जब भी रखी जाती है बच्चों कहां रखी जाती है, प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड में। दूसरी बात, अगर प्रतिबिंब यहां बनता है तो V और F दोनों बच्चों रहेंगे पॉजिटिव। कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। V और F कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। और अगर V और F यहां बनते हैं तो V और F बच्चों रहेंगे अपना कैसे, नेगेटिव। U तो हमेशा नेगेटिव रहेगा दोनों कंडीशन में, याद रहे। बात करते हैं I और O की। तो देखिए, अगर जो मेरा O है, क्या बच्चों, O है, O हमेशा बच्चों कैसे रहेगा, पॉजिटिव। कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जो मेरा I है, अगर I ऊपर गया मुख्य अक्ष के ऊपर तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब मेरा नीचे है तो मैं इसको लूंगा नेगेटिव। अच्छा, ऊपर से मतलब है अगर मेरा प्रतिबिंब कैसे रहता है बच्चों, आभासी। कैसे रहेगा बच्चों, आभासी, तो मैं इसको लूंगा पॉजिटिव। और अगर मेरा प्रतिबिंब माइनस यानी कि वास्तविक रहता है, तो बच्चों वास्तविक, तो मैं इसको हमेशा कैसे लूंगा, नेगेटिव में। मैं इसको फिर से रिकैप कर देता हूं, U हमेशा नेगेटिव मिलेंगे, O को हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। V और F अगर दर्पण के सामने बन रहे हैं तो उन्हें नेगेटिव लेंगे। V और F अगर दर्पण के पीछे बन रहे हैं तो उन्हें कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, आभासी, तो उसको हमेशा लेंगे प्लस में। और अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों, वास्तविक, तो उसको हमेशा लेंगे नेगेटिव में। ठीक है, ये आपका बेसिक क्लियर हो चुका है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। इतना पोर्शन आई थिंक ठीक है। इस पूरे पोर्शन को आपको याद रखना है, माइंड में अच्छे से सेव करना है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं तो ये पूरा बेसिक आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें से अगर आप एक भी बेसिक छूट दे तो आपका न्यूमेरिकल चाहते हुए भी गलत हो जाएगा और आपके पूरे मार्क्स आप एग्जाम में खो बैठोगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल में क्या होता है, अगर आपकी भी गलती होती है तो आपका पूरा नंबर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में हमें समझना है। और हाँ, एक और बात, अगर न्यूमेरिकल में आपका पूरा क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल गलत हो गया तो आपके पूरे नंबर काट लिए जाएंगे।
इसलिए न्यूमेरिकल को करने के लिए सावधानी रखनी है और अपने कॉन्सेप्ट को पहले से क्लियर करके रखना है। ठीक है, तो आप इस चीज का पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में ले सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक इसी क्लास क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप अगर हमारे चैनल से नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपसे ना छूटे। और आपके कुछ फ्रेंड हैं जो जिन्हें प्रॉब्लम चल रही है चीजों को समझने के लिए, तो आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी थोड़ी आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।